Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 15 for the course of Reinforced Concrete Design 2. This course is generally for BSc Civil Engineering, Department of Civil Engineering. I myself Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 15 and week number 15. So in our today's lecture we are going to discuss about assessment and retrofitting of RC structures के जो reinforced concrete structures हैं उनको हम किस तरह से assess करते हैं जब उनके अंदर कोई defects आ जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई structure जो है उसको renovate करने की ज़रूरत है, repair करने की ज़रूरत है। इसी तरह से रिनोवेशन एंड रिपेयरिंग बेसिकली आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर आप थोड़ा सा जो डैमेज पीस होता है उसको आप रिकवर कर लेते हो या उसको आप रिपेयर कर लेते हो। लेकिन जो रेट्रोफिटिंग है वो एडवांस लेवल के ऊपर उसकी मॉडिफिकेशन आ जाती है कि उस स्ट्रक्चर को आप किस तरह से मॉडिफाई करते हो फर्दर ताकि जो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी थी उससे वो ज़्यादा कैरी कर सके। तो इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल डैमेज, जब हम स्ट्रक्चर के डैमेज की बात करते हैं तो 5 कॉमन टर्म्स हम यूज़ करते हैं। उन 5 कॉमन टर्म्स में सबसे पहला और बेसिक जो टर्म है उस टर्म को हम रिपेयरिंग कहते हैं। यानी कि जो मेंबर्स हैं या जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स या जो आपके जैसे सिंपली प्लास्टर उतर जाता है या कोई बटन है, बटन बिजली का ख़राब हो गया आप उसको रिपेयर कर देते हो, कोई तार है जल गई आप उसको रिपेयर कर देते हो। सो रिपेयरिंग बेसिकली इज रीस्टोर समथिंग डैमेज इनटू अ गुड कंडीशन कि जो आपका ओरिजिनल मेंबर था उसको आप रिस्टोर करते हो वापस ओरिजिनल कंडीशन के अंदर या गुड कंडीशन के अंदर। सो दिस टर्म विल बी कंसीडर्ड एज अ रिपेयरिंग। उसके बाद सेकंड टर्म आ जाता है जो है वो रिनोवेशन। रिनोवेशन के अंदर इम्प्रूविंग अ ब्रोकन पार्ट और डैमेज्ड पार्ट और आउटडेटेड स्ट्रक्चर कि जो आपका पुराना स्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा आउटडेटेड स्ट्रक्चर था उसको आप रिनोवेट करते हो, ओरिजिनल कंडीशन में ले आते हो। सो दिस टर्म विल बी कंसीडर्ड एज अ रिनोवेशन। एंड थर्ड इज द रिहेबिलिटेशन जिसके अंदर हम रिहेबिलिटेट करते हैं एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग ओरिजिनल स्ट्रेंथ कि रिपेयरिंग और रिनोवेशन में ओरिजिनल स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं हो रही होती, लेकिन रिहेबिलिटेशन में हम ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड रेट्रोफिटिंग फाइनली इट इज एन एक्चुअली एन एडिशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर टू ओल्ड स्ट्रक्चर्स को आप मॉडिफाई करते हो न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, और द ओल्ड स्ट्रक्चर्स में बी वल्नरेबल और मे नॉट बी, इट कैन बी यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी और मेक इट इकोनॉमिकल कि जो स्ट्रक्चर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं हम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट मेथड यूज़ करते हैं। और सीज्मिक की रेट्रोफिटिंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हो वहाँ पे जो अर्थक्वेक के हवाले से स्ट्रक्चर को सेफर साइड पे लेके जाना होता है उस केस में हम जो है सीज्मिक रेट्रोफिटिंग भी कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवा टर्म आ जाता है स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन। स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन बेसिकली इज द अपग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर के ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था, लेट्स सपोज 2 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप मजीद मॉडिफाई करते हो और उसके ऊपर एक और स्टोरी बनाते हो या 2 और स्टोरीज बनाते हो। तो जो मॉडिफिकेशंस हमने नीचे वाले फ्लोर्स के अंदर की दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन अपग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग structures to improve performance under existing loads or to increase the strength of structural member कि जो भी मेंबर है उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ तो रिकवर हो ही लेकिन वो एडिशनल स्ट्रेंथ को कैरी कर सके, एडिशनल लोड्स को कैरी कर सके। सो दैट पर्पस या दैट मेथड बेसिकली इज नोन एज अ स्ट्रेंथनिंग और अपग्रेडेशन मेथड। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए जो ओल्ड मेथड्स थे, कॉमन मेथड थे, वो यूज़ क्या हो रहे थे, स्प्रेड कंक्रीट। पहले तो जो भी एलिमेंट था उसके ऊपर कंक्रीट जो है वो स्प्रे की जाती थी। अप टू लेट 90s 90 ईयर तक जो है 90 ईयर्स तक ये मेथड यूज़ होता रहा, इवन अप टू जो है वो अर्ली 21st सेंचुरी तक ये मेथड यूज़ होता रहा है। उसके बाद फेरो सीमेंट है जिसके अंदर वायर मैशिंग वगैरह हम यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टील प्लेट्स थे, वो एडिशनल स्टील प्लेट जो है वो मेंबर के नीचे चिपका दिए जाते थे लेकिन उनसे डेड लोड ऑफ द मेंबर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता था। उसके बाद कंपोजिट मटेरियल्स हैं, फाइबर इनफोर्स पॉलीमर्स हैं, फाइबर इनफोर्स प्लास्टिक्स हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि अभी करंटली जो है पूरी दुनिया के अंदर फाइबर इनफोर्स पॉलीमर्स ही स्ट्रेंथनिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वाई रेट्रोफिटिंग इज़ रिक्वायर्ड कि हमें रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रॉब्लम्स क्योंकि हम फेस करते हैं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर। सो इन जनरल सेंस वी कैन से दैट डैमेज टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स, जब स्ट्रक्चर जो हैं
वो हमारे डैमेज हो जाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट्स आ जाती हैं, उस केस के अंदर भी हम रेट्रोफिटिंग को चूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिव लोडिंग बढ़ जाती है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स आल्सो। एरर्स इन डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के कोई भी जो है फॉल्ट रह गया हमसे जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उस दौरान, तो उन एरर्स को रिकवर करने के लिए भी हम रेट्रोफिटिंग को चूज़ करते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर सिस्टम के अपग्रेडेशन है। स्ट्रक्चर आप एक 3 स्टोरी 5 स्टोरी ऑलरेडी बना चुके हो, उसी के अंदर आप मजीद मॉडिफिकेशन या उसके ऊपर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स मजीद बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस के अंदर भी हम रेट्रोफिटिंग की तरफ जा सकते हैं। सीज्मिक डैमेज, अर्थक्वेक की वजह से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, स्ट्रक्चरल क्रैक्स आ जाती हैं, कोरोजन ड्यू टू पेनिट्रेशन, हनीकॉम्स, डिफेक्ट्स हैं कंक्रीट के अंदर कोई, या जो है वो कोरोजन आ जाती है रीइंफोर्समेंट वगैरह की, तो उस केस के अंदर भी हम जो है वो कंक्रीट आपका स्पेल ऑफ हो जाता है और रेट्रोफिटिंग को हम प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे आप इमेजेस में देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टेन डैमेजेस या ड्रॉबैक्स जो हैं वो अपीयर होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उनको ओवरकम करने के लिए हम रेट्रोफिटिंग को चूज़ करते हैं। So then what is retrofitting? Retrofitting basically is the seismic strengthening of existing damaged और undamaged structure। तो डैमेज स्ट्रक्चर को तो हम स्ट्रेंथन या इम्प्रूव करते हैं, लेकिन अनडैमेज को हमें कैसे ज़रूरत पड़ती है। उस केस में क्या होता है, अनडैमेज स्ट्रक्चर कहने का मकसद कि स्ट्रक्चर तो न्यू है लेकिन वो ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था एक सर्टेन लेवल के लिए, यानी 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए। आप उसको मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं 3 स्टोरीज तक, तो उस केस में हम जो है स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं, और दिस टर्म विल बी कंसीडर्ड एज अ strengthening of undamaged structures also. So it is an improvement over the original strength when the evaluation of the building indicates that the strength available before the damage was insufficient and restoration alone will not be adequate in the future। के फ्यूचर क्वेक्स हैं, अर्थक्वेक अगर आते हैं, या जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो आने वाले जो पास्ट हिस्ट्री के रिकॉर्ड के हिसाब से अर्थक्वेक नहीं आते, कोई अर्थक्वेक ऐसा सर्टेन आ जाता है जिसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर भी हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को जो है वो डैमेज स्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेट्रोफिटिंग? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रेट्रोफिटिंग करने के? इट विल इंक्रीज द लेटरल स्ट्रेंथ इन वन और बोथ डायरेक्शन। कि पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है, इवन बाय द एडिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट और बाय इंक्रीजिंग द वॉल एरियाज और द नंबर ऑफ वॉल्स एंड कॉलम्स आल्सो। And second is the giving unity to the structure by providing a proper connection between its resisting elements। कि जो आपके कॉलम्स हैं उनके दरमियान भी आप कनेक्शंस डेवलप करके भी स्ट्रक्चर को जो है वो रेट्रोफिट कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सीज्मिक परफॉर्मेंस असेसमेंट। कि लेट सपोज कि हम रेट्रोफिटिंग चूज करना चाहते हैं किसी बिल्डिंग के लिए, और एक अर्थक्वेक आ चुका है, उस अर्थक्वेक के बाद हम कैसे असेस करते हैं उस बिल्डिंग को, और फिर हम रेट्रोफिटिंग या स्ट्रेंथनिंग के पॉसिबल मेथड्स को हम यूटिलाइज करते हैं। तो असेसमेंट के लिए हमारे पास पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू डिटरमाइन द सीज्मिक परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग्स अंडर अ लाइकली एक्सपेक्टेड अर्थक्वेक। कि जो हमारे पास बिल्डिंग्स अवेलेबल थी उन बिल्डिंग्स को हम असेस करते हैं कि लेट सपोज कोई किस तरह से, या एक सीवियर अर्थक्वेक के बाद जिन बिल्डिंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट्स अपीयर हुए। कि लेट सपोज कोई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे कोई डैमेज नहीं आया, किसी के ऊपर मॉडरेट इफेक्ट है, किसी के अंदर लाइट इफेक्ट है, और किसी के अंदर जो है वो हैवी कोलैप्स है। तो हमें एक जनरल एक विजुअल इंस्पेक्शन से भी हमें एक अंदाज़ा हो जाता है, कंक्रीट के कवर स्पेल ऑफ हो जाते हैं, फेल्यूर्स नज़र आ रही होती हैं, डिफ्लेक्शंस नज़र आ रहे होते हैं, डिफ्लेक्शन क्रैक्स नज़र आ रही होती हैं। तो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग से हम असेस करते हैं, एक पहले चीज़ के अंदर हम विजुअल इंस्पेक्शन जिसको हम कंसिडर करते हैं। So for the assessment of group of buildings, first thing we have to do is the street walk survey। जिसके अंदर हम स्ट्रीट सर्वे वॉक डाउन करते हैं, एवेल्युएट करते हैं बाय विजुअल इंस्पेक्शन। हम जो है वो दूर से बिल्डिंग को एक जनरल जो है वो मुआयना करते हैं बिल्डिंग का। उसके बाद हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन वी हैव टू गो फॉर द डिटेल असेसमेंट, जिसके अंदर हम डिटेल्ड में तमाम स्पेसिफिकेशंस को कंसीडर करते हैं। उसके बाद वॉक डाउन सर्वेज के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं या एक रैंक करते हैं कि हाईली वल्नरेबल बिल्डिंग्स कौन सी हैं, या जो हाईली वल्नरेबल बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर क्या डिफेक्ट्स अपीयर हुए हैं, कि बिल्डिंग की एंट्री जो है वो प्रॉपरली क्लियर है या नहीं, नंबर ऑफ स्टोरीज ओवरऑल बाहर से स्टोरीज के अंदर क्या डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, वर्टिकल एंड प्लान इरेगुलरिटीज़, लोकेशन, एज,
क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैनशिप एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम वॉक डाउन सर्वेस के अंदर एक जनरली जायज़ा ले रहे होते हैं चीज़ों का। उसके बाद वॉक डाउन सर्वेस के अंदर हम पैरामीटर्स जो कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ स्टोरीज 1 to 7 कैसी हैं, सॉफ्ट स्टोरीज हैं या नहीं हैं, उसके बाद एपरेंट क्वालिटी गुड, मॉडरेट, पुअर, शॉर्ट कॉलम्स प्रोवाइडेड हैं या नहीं हैं, उसके बाद हैवी ओवरहैंग पोर्शंस हैं या नहीं है, पाउंडिंग इफेक्ट है या नहीं है, टोपोग्राफिकल इफेक्ट्स क्या है, कैसे हैं, लोकल सॉइल कंडीशंस कैसी थी, एंड ग्राउंड मोशन इंटेंसिटीज जो अर्थक्वेक आया उसकी ग्राउंड पीक ग्राउंड वेलोसिटीज़ जो हैं वो कैसी थी। जोन 1 के अंदर नॉर्मली वेरी कर रही होती हैं 60 to 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जोन 2 के अंदर 40 to 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड जोन 3 के अंदर 20 पीक ग्राउंड वेलोसिटीज़ एंड जो है वो 40 के दरमियान जो है वो वेरी कर रही होती हैं। तो ये तमाम पैरामीटर्स हम कंसीडर कर रहे होते हैं जब हम एक ओवरऑल बिल्डिंग को असेस करते हैं फॉर द रेट्रोफिटिंग पर्पजेज या सीस्मिक असेसमेंट ऑफ रेट्रोफिटिंग पर्पजेज। उसके बाद प्रिलिमिनरी एवेल्यूएशन एज पर जापान प्रोसीजर के जापानीज़ प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्लासीफाई किया जाता है हाई रिस्क बिल्डिंग्स को। सबसे पहले बिल्डिंग जो है उसको रिस्क के हिसाब से कंसीडर करके जो हाईली अफेक्ट हुए हैं, डैमेजेस ज़्यादा हैं, उनको असेस किया जाता है। उसके बाद रिक्वायर्स एंट्री टू द बिल्डिंग एंड रिव्यू ऑफ द ड्राइंग्स के जो ओरिजिनल ड्राइंग्स थी उनको रिव्यू किया जाए, बिल्डिंग्स को स्टडी किया जाए अच्छे तरीके से, एंट्री बिल्डिंग की कैसी है। उसके बाद एक डेटा कलेक्शन शीट होती है स्ट्रीट सर्वे से, उन डेटा कलेक्शन शीट्स को फिल किया जाता है डेटा। उसके बाद जो है वो साइज, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम्स, मटेरियल क्वालिटी असेसमेंट भी की जाती है। उसके बाद जो है वो पैरामीटर्स में नंबर ऑफ बिल्डिंग या नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है, नंबर ऑफ स्टोरीज, उसको असेस किया जाता है। उसके बाद लेटरल स्टिफनेस मिनिमम नॉर्मलाइज लेटरल स्टिफनेस इंडेक्स को स्टडी किया जाता है और लेटरल स्ट्रेंथ को स्टिफनेस किया जाता है या असेस किया जाता है। उसके बाद रिडंडेंसी स्कोर असेस किया जाता है, सॉफ्ट स्टोरी इंडेक्स है, ओवरहैंग रेशो है। तो ये तमाम पैरामीटर्स जो कि हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस करा है वो जनरलाइज थे, और ये जापानीज प्रोसीजर के हिसाब से भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर्स जो है वो इंडिकेट कराए गए हैं। उसके बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं जिसके अंदर फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन नीड ऑफ द बिल्डिंग, कि हम ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था क्या कंडीशंस रहीं, क्या डैमेजेस अपीयर हुए, क्या रिडंडेंसी फैक्टर्स रहे, क्या लेटरल स्टिफनेसेस रहीं, ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम क्या रहा, मटेरियल की इंस्पेक्शन क्या रही। इन तमाम चीज़ों को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को सामने रख के हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि आइदर विच मेथड, और आइदर वी हैव टू गो फॉर द रिहेबिलिटेशन मेथड्स, और आइदर वी हैव टू गो फॉर द रिपेयरिंग पर्पसेस, और रिपेयरिंग और रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है या नहीं है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। सो डिटेल्ड असेसमेंट के लिए मजीद हमें रिक्वायर्ड होता है डिटेल्ड एवल्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, डिटेल मटेरियल प्रॉपर्टीज़ एंड कोर सैम्पल्स हैं। उन तमाम जो मटेरियल या सैम्पल्स हैं वहाँ से कोर्स भी निकाले जाते हैं ताकि जो कोर्स हैं उनकी हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वगैरह के ज़रिए से ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ को असेस कर सकें। ये एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और साइट स्पेसिफिक अर्थक्वेक इफेक्ट्स, इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे लेके चल रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अंदर हम बिल्डिंग की प्रॉपर्टीज़ को असेस करते हैं। उसके बाद साइट स्पेसिफिक अर्थक्वेक के इफेक्ट्स को बिल्डिंग के एनालिसिस के हिसाब से हम बिल्डिंग को दोबारा एनालाइज करते हैं। उसके बाद मेंबर फोर्सेस डिफॉर्मेशंस क्या अपीयर हुई, उन तमाम चीज़ों को कोड्स की जो लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है। उसके बाद टारगेट परफॉर्मेंस चेक अप्लाई किए जाते हैं। अगर टारगेट परफॉर्मेंस चेक और जो कोड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं तमाम चीज़ें जो है वो मैच हो रही हैं, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर को हम एडिक्वेट कंसीडर करते हैं। अगर स्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं है तो इनएडिक्वेट है, तो उस केस के अंदर हम मजीद मॉडिफिकेशंस की तरफ जाते हैं। उसके बाद डिटेल्ड असेसमेंट एज पर कोड्स हम क्या करते हैं, पहले डेटा कलेक्शन होती है फ्रॉम द बिल्डिंग जिसके अंदर आप सॉइल की प्रॉपर्टीज़ लेते हो, फाउंडेशन सिस्टम लेते हो, मेंबर प्रॉपर्टीज़ हैं, डायमेंशंस हैं, मटेरियल्स हैं, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स है, बिल्डिंग ज्योमेट्री है, एग्जिस्टिंग डैमेज, रिपेयर, अल्ट्रेशंस, कोई पहले से रिपेयर डैमेजेस या जो है वो अपना असेसमेंट वगैरह हुई है या नहीं हुई, कोई रिपेयर के मेथड सप्लाई हुए हैं या नहीं हुए, कोरोजन का इफेक्ट कितना आ रहा है। उसके बाद इन तमाम डेटा को दो चीज़ों के अंदर मज़ीद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर 1 इज़ द नॉलेज लेवल, के जो डेटा आप असेस कर रहे हो उसको नॉलेज लेवल के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि कितना डीपली आपने इन्वेस्टिगेट किया। लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं थे। मॉडरेट है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, हम कुछ आपको मिल गई हैं, कुछ अभी मज़ीद
एवेल्यूएट होनी ज़रूरी थी। वो बिल्डिंग बहुत पुराना बना हुआ था, स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। कॉम्प्रीहेंसिव यानी आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया है, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी अवेलेबल थी, सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद कैपेसिटी डिज़ाइन के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कितने हमने यूज़ किए थे, उनके अंदर मज़ीद जो है कितनी सलाहियत मौजूद है ताकि वो मज़ीद कितना लोड को रेजिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मॉडरेट नॉलेज जो है लेवल, मॉडरेट नॉलेज लेवल आरसीसी बिल्डिंग्स के अंदर, उसके हम जो हमारे पास बिल्डिंग की ज्योमेट्री है, एग्जिस्टिंग डेटा या ड्राइंग्स वगैरह जो अवेलेबल थी, थोड़ी बहुत अवेलेबल थी, उनमें से हम उसको मज़ीद डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद पेक्युलरिटी सच है शॉर्ट कॉलम्स हैं, लॉन्ग कॉलम्स हैं, बिल्डिंग एडजेसेंसी है कि बिल्डिंग के एडजेसेंट बिल्डिंग्स जो हैं उनकी तरफ से कोई डिफेक्ट अपीयर नहीं हुआ। उसके बाद ओपनिंग फाउंडेशन पिट टू चेक फाउंडेशंस के, ओपनिंग फाउंडेशन पिट्स के जो आपके फाउंडेशन जहाँ पे बनाए थे लोकेशन के हिसाब से, वहाँ पे कोई एक फाउंडेशन जो है आप एक्सकेवेट करके चेक करते हो। उसके बाद मेंबर की डिटेल्स हैं, वैलिडेशन थ्रू पीलिंग ऑफ कवर of 20% of columns and 10% of beams as per floor, कि आप जो मेंबर्स थे उनके अंदर आप पीलिंग ऑफ करते हो, यानी कि स्पेल ऑफ करते हो कंक्रीट का कवर, खुद अपना फोर्सफुली उसको हटाते हो ताकि अंदर की जो रिइंफोर्समेंट है मेंबर के अंदर कोई सर्टेन डैमेजेस या क्रैक्स अपीयर नहीं हुए, उनको हम चेक करते हैं। उसके बाद मटेरियल के हिसाब से हम स्ट्रैंड्स को अप्लाई करते हैं कि जो है 1 पर ईच 400 मीटर स्क्वायर के सरफेस के अंदर हम कोई एक कोर कटिंग वगैरह के ज़रिए से सैंपल्स के कट करते हैं और 9 कोर सैंपल्स कम से कम हमने लेने हैं 400 मीटर स्क्वायर के एरिया में से। उसको जो है वो आप फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के ज़रिए से मटेरियल को असेस करते हो कि जो कंक्रीट है उसकी मेन स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रेंथ कितनी है, रिइंफोर्समेंट की यील्डिंग स्ट्रेंथ वगैरह कितनी अवेलेबल हैं, कितना जो मेंबर के अंदर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ थी वो आया सक्सेसफुली अचीव हो रही हैं या नहीं हो रही। इन तमाम चीज़ों को हमने स्टडी करना है। उसके बाद मेंबर डैमेज लिमिट्स हैं एंड रीजन्स हैं, मेंबर फेल्यूर टाइप्स, उसके बाद डक्टाइल मेंबर है या डक्टाइल टाइप ऑफ फेल्यूर है या ब्रिटल टाइप ऑफ फेल्यूर है। अगर ब्रिटल टाइप है तो चेक इंटरनल फोर्सेस, कि हम इंटरनल फोर्सेस को चेक करते हैं, इधर इलास्टिक कंडीशन है या इनइलास्टिक कंडीशन है। डक्टाइल फेल्यूर के अंदर भी हम मेंबर की इंटरनल रेजिस्टेंस और डिफॉर्मेशन को चेक करते हैं कि फोर्स की रेजिस्टेंस कितनी है, डिफॉर्मेशन की रेजिस्टेंस कितनी है, टफनेस मेंबर की कितनी है। उसके बाद उन तमाम वैल्यूज़, डिफॉर्मेशंस और फोर्सेस को मिनिमम डैमेज लिमिट से कंट्रोल किया जाता है या चेक किया जाता है। मिनिमम सेफ्टी लिमिट की स्टेट्स क्या हैं, कोलैप्स लिमिट की स्टेट्स क्या हैं, मिनिमम सजेस्टेड वैल्यूज़ फ्रॉम द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, उनसे हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद जो है वो हम मेंबर के ओवरऑल फेल्यूर को जो है वो असेस कर पाते हैं। उसके बाद असेसिंग बिल्डिंग्स विद हाई सीज्मिक रिस्क, कि अगर एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर अर्थक्वेक अटैच हुआ है या उसने अटैक किया है हमारी बिल्डिंग के अंदर, या एक जो बिल्डिंग है वो हाईली डैमेज हुई है ड्यू टू सीवियर अर्थक्वेक, उस केस के अंदर हम असेस किस तरह से कंसीडर करते हैं असेसमेंट वगैरह। रिस्क असेसमेंट के अंदर सबसे पहले हम फील्ड सर्वे लेते हैं जिसके अंदर आप फ्लोर टू फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। टिपिकल बिल्डिंग है, स्टॉक है स्टोरी एंड द क्रिटिकल फ्लोर हाइट्स वगैरह आप अज्यूम करते हो, कंसीडर करते हो। उसके बाद 5 कोर सैंपल्स +-1 जो है वो आप अज्यूम करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वॉल्स एंड कंक्रीट वॉल्स आल्सो, उनको आप टेस्ट कराते हैं। उसके बाद रीइंफोर्समेंट चेक करते हैं, कम से कम 6 या 7-8 कॉलम्स वॉल्स वगैरह की आप रीइंफोर्समेंट डिटेल्स भी चेक करते हैं। उसके बाद इनफिल वॉल्स विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ओपनिंग्स मस्ट बी डिटरमाइंड, कि ओवरऑल इनफिल वॉल्स हैं, सिर्फ कंक्रीट की आरसीसी वॉल्स हैं जहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स वगैरह नहीं हैं, और उस केस के अंदर भी आप जो है वहाँ पे जो ओपनिंग्स वगैरह हैं या उन सरफेसेस को या उन वॉल्स को भी आप ओरिएंटेशन के हिसाब से भी चेक करते हैं, सैम्पलिंग या कोर कटिंग के हिसाब से भी आप चेक करते हैं उनको, कि ओवरऑल जो फील्ड सर्वे के हिसाब से हमारे पास डेटा या अवेलेबिलिटी क्या है रिसोर्सेज की। उसके बाद मॉडलिंग एनालिसिस है। मॉडलिंग एनालिसिस के अंदर हम मॉडल बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टोरी प्लान इज लोड इक्विवेलेंट लेटरल फोर्सेस एंड रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस हम यूज़ करते हैं। मॉडल को एनालाइज करते हैं, ओवरऑल बिल्डिंग को दोबारा असेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, जिसके अंदर इक्विवेलेंट लेटरल फोर्सेस एंड रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एक्सियल मेंबर्स के अंदर एक्सियल फोर्सेस और सर्टन सीज्मिक फोर्सेस भी अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि डेल लोड हैं, नॉर्मल अर्थक्वेक लोड्स हैं, इक्विवेलेंट अर्थक्वेक लोड्स हैं। उसके बाद जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटीज वगैरह किस तरह से आप हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे हो मेंबर के अंदर। उसके बाद असेसमेंट है। उसके बाद सिंप्लीफाइड इफेक्टिव मेंबर रिजिडिटीज़, कि मेंबर की रिजिडिटीज़ वगैरह को किस तरह से हम असेस करते हैं, उनको किस तरह से कंसीडर करते हैं।
उसके बाद थर्ड के अंदर हम असेसमेंट चूज करते हैं कि DCR कंपेयर्ड विद द DCR IDR लिमिट्स एंड वर्टिकल लिमिट्स वगैरह हम कंसीडर होती हैं। उसके बाद जो है अमाउंट ऑफ वॉल्स टोटल कितनी हैं, उसके बाद जो लीनियर डिफ्लेक्शंस या लीनियर जो आपकी स्ट्रेंथ रेशोज हैं उस हिसाब से हम किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग की मजीद जो रिस्क है उसके अंदर बेस शेयर फोर्स और वल्नरेबल कॉलम्स, बेस शेयर ड्रिफ्ट्स हैं, स्टोरी ड्रिफ्ट हैं, उनको कंसीडर किया जाता है। और उन तमाम पैरामीटर्स के लिए हमारे पास जो लिमिट्स हैं कोर्ट्स की तरफ से सजेस्टेड हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं। अगर हमारे वैल्यूज़ रिजनेबल हैं तो उस स्ट्रक्चर के मेंबर को कंसीडर किया जाता है सेफर साइड। अगर मजीद मेंबर जो है वो सेफर साइड के ऊपर नहीं है तो आप कोई भी जो है वो रिहेबिलिटेशन और स्ट्रेंथनिंग मेथड अप्लाई करते हो। यहाँ तक हमारे पास जो है एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था, एक असेसमेंट थी कि जब एक सीवियर अर्थक्वेक या कोई भी अर्थक्वेक असेस करता है या अप्लाई होता है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर तो हम डिटेल्ड में किस तरह से ओवरऑल डेटा कलेक्ट करते हैं और असेसमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जैसे ही आपके पास डेटा और असेसमेंट हो जाती है फिर आप एक प्रॉपर मेथड चूज करते हो जिसके ज़रिए से आप रिहेबिलिटेशन या रेट्रोफिटिंग अप्लाई करते हैं। तो रिहेबिलिटेशन मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रिहेबिलिटेशन मेथड सक्सेसफुली यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। रिहेबिलिटेशन के अंदर हमारे पास वेरियस मेथड्स आ जाते हैं कि लेट्स सपोज if we are going to enhance the capacity of the member either in terms of strength and deformation, अगर हम स्ट्रेंथ और डिफॉर्मेशन को बढ़ाना चाहते हैं, मेंबर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसमें मजीद हमारे पास पैरामीटर क्या आ जाती हैं। लेट्स सपोज कि शेयर स्ट्रेंथ बढ़ानी है मेंबर की, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है और स्प्लाइस लेंथ इंक्रीज करनी है या इंप्रूव करनी है। तो उस केस में आप 3 कॉमन मेथड सक्सेसफुली यूज होते हैं दुनिया के अंदर, उनमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें RC जैकेटिंग है और स्टील जैकेटिंग है। उसके बाद जो है हमारे पास FP या फाइबर इनफोर्स पॉलीमर कन्फाइनमेंट है। तो ये तीनों मेथड जो है वो सक्सेसफुली यूज हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब जैकेटिंग, जैसे आप जैकेट पहनते हो इसी तरह से ये जैकेटिंग मेथड के अंदर हम एग्जिस्टिंग मेंबर जो है उसको जैकेट पहना देते हैं। विद रिइंफोर्स कंक्रीट की भी हो सकती है, फाइबर इनफोर्स पॉलीमर की भी हो सकती है और आपका जो स्टील मटेरियल है या स्टील की प्लेट वगैरह है उसके भी आप जैकेटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद इनहांस स्ट्रक्चरल सिस्टम कैपेसिटी, अगर ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम वो था इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए एक मेंबर कैपेसिटी, उसके लिए आप मेथड यूज करते हो। एक पूरे सिस्टम को आप इंप्रूव करना चाहते हो तो उस केस के अंदर हम RCC वॉल्स या शेयर वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल फ्रेम्स भी हम नए बना सकते हैं, मैसनरी इनफिल वॉल्स भी हम दे सकती हैं, रिडक्शन ऑफ मासेस यानी कि जो एक्सटर्नल डेल लोड है मेंबर के अंदर, एक्स्ट्रा डेल लोड है उसको आप कम से कम या मिनिमाइज कर सकते हो। उसके बाद इंस्टॉलिंग एनर्जी डिसिपेशन डिवाइसेस के एनर्जी डिसिपेशन डिवाइसेस भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी वजह से या जो मेंबर के अंदर जो एनर्जीज होती हैं या जो मेंबर की वजह से जो एक एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती है उसको भी आप डिमिनिश कर सकते हैं। उसके बाद वीकनेस यानी कि इम्प्रूविंग वीकनेसेस, शॉर्ट कॉलम, सॉफ्ट स्टोरी TC के ब्रेक करो मेंबर्स को। तमाम मेंबर्स यानी कि लॉन्ग कॉलम है या फ्रेम्स वगैरह स्ट्रक्चर के अंदर आप उनको मजीद एडिशनल मेंबर्स प्रोवाइड करते हो जो कि बेसिकली होते तो वीकनेस ही कंसीडर है लेकिन मेंबर की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स हो जाती है उस केस के अंदर। अब इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मेंबर की स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है कि लेट सपोज जो स्ट्रक्चरल सिस्टम था उस सिस्टम के अंदर पूरा सिस्टम तो डैमेज नहीं हुआ अर्थक्वेक की वजह से लेकिन कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक मेंबर्स जो हैं वो डैमेज हुए तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो वल्नरेबल एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो मॉडिफाई करने के बाद अगर हम कंपेयर करें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को जो कि आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है और ग्रीन लाइन जो है वो रिहेबिलिटेटेड स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर स्ट्रक्चर जो है जो आपने मॉडिफाई किया उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक मेंबर की या वल्नरेबल मेंबर की चेंज करने से ओवरऑल बेस शेयर जो है वो किस तरह से इंप्रूव हो जाता है। अब जो जैकेटिंग हमने डिस्कस की जिसको हम RC जैकेटिंग भी कंसीडर करते हैं या रिइंफोर्स कंक्रीट जैकेटिंग या जो है वो रैपिंग ऑफ कॉलम। जैसे जैकेटिंग का मैंने बताया कि जैसे आप सर्दी होती है कपड़े आपने नॉर्मल पहने हुए ऊपर आप एक जैकेट पहन लेते हो तो एग्जैक्टली जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम जैकेट पहनाते हैं यानी कि रैप कर देते हैं उन कॉलम्स के मेंबर्स को या किसी भी दूसरे इंडिविजुअल मेंबर्स को। So the main objective behind that is to increase the axial load carrying capacity, flexural capacity and shear capacity। जो member की capacities हैं, behaviors हैं, उनको आप improve कर सकते हैं। जो existing member है उसके surrounding में एक
प्रोपोर्शन या एक प्रॉपर तरीके से आप एक जैकेट जो है वो बनाते हो, कनेक्टिविटी बनाते हो, जिसके ज़रिए से आप इसको कंसीडर करते हैं एज आरसी जैकेटिंग मेथड, जिसके अंदर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट्स भी होती हैं। अब यहाँ पे आपको एक फिगर नज़र आ रही है ब्लैक में, जो कि बेसिकली कॉलम था। इस कॉलम के अंदर जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल जो कंक्रीट का या रिइंफोर्स कंक्रीट का जो सेक्शन था वो हमें ब्लू मार्क में नज़र आ रहा है, जिसके अंदर 4 रिइंफोर्समेंट्स हैं। अब इस मेंबर के लिए मैंने क्या किया कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर थे या स्ट्रक्चर था उसको हमने मज़ीद मॉडिफाई करना था या स्ट्रेंथन करना था या रेट्रोफिट करना था, तो हमने एडिशनल रीइंफोर्समेंट्स ऐड कर दी उसके सराउंडिंग में और एक कंक्रीट की लेयर से उसको फिल कर दिया। सो दिस मेथड विल बी कंसीडर्ड एज अ जैकेटिंग मेथड। और मिनिमम जैकेटिंग की जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, कन्फाइनमेंट, स्टीरअप्स वगैरह वो एज पर कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स आपने मिनिमम प्रोवाइड करने हैं। अब ये एप्लीकेशन ऑफ आरसी जैकेटिंग है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कॉलम था उसके सराउंडिंग में एक कंक्रीट का केज बनाया गया, सॉरी स्टील का केज बनाया गया, जिसको बाद में फिर आप शटरिंग प्रोवाइड करके उसको फिल कर देते हैं, जिसको बेसिकली हम कंसीडर करेंगे एज एन आरसी जैकेटिंग मेथड। अब आरसी जैकेटिंग मेथड की तरह हमारे पास दूसरा मेथड आ जाता है स्टील जैकेटिंग, जिसमें हम स्टील की जो प्लेट है, स्टील की प्लेट या स्टील की जो शीट्स हैं उनको रैप कर देते हैं हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स के सराउंडिंग में। यानी कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है, टू इंक्रीज द एक्सियल लोड अगेन, फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, शियर कैपेसिटी एंड इम्प्रूव द स्प्लाइस वीकनेस, कि जो मेंबर हैं उनके अंदर जो स्प्लिसिंग वीकनेस होती है जहाँ पे आपने रिइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड किए हैं उन केसेस के अंदर जो हमारे पास ओवरलैपिंग्स होती हैं या जहाँ पे आपके बकलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन मेंबर्स के अंदर आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो जैकेटिंग वगैरह बाय यूजिंग स्टील एलिमेंट्स। सो जैकेटिंग कॉलम फेसेस विद स्टील प्लेट्स एंड एंगल्स, की आपको नज़र आ रहा है कि जो ब्लू मेंबर था दैट इज़ द ओरिजिनल मेंबर, और उसके अंदर आपने स्टील की जैकेटिंग पहले तो इंडिविजुअली अलग अलग मेंबर्स के अंदर आपने जो है वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं एज अ कन्फाइनमेंट। उसके बाद कंप्लीट जो मेंबर है उसको आपने स्टील के एलिमेंट से जो है वो फिक्स कर दिया उसके सराउंडिंग में। So this method is considered as an application of steel jacketing, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल कैपेसिटी तभी इंक्रीज होगी जब आपके एग्जिस्टिंग मेंबर की जो साइज है उसको आप इंक्रीज कर देते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो मेंबर है उसको किस तरह से हम स्टील की एप्लीकेशन या स्टील जैकेटिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैपिंग मेथड बाय यूजिंग कंपोजिट मटेरियल्स, फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर्स, जिसके अंदर फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर्स जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप के जो सक्सेसफुली इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहे हैं। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल्स आल्सो। कार्बन फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर है, एरामिड फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर है और ग्लास फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर है। अगर हम इन तीनों फाइबर्स को आपस में कंपेयर करें तो तीनों की इंडिविजुअल एडवांटेजेस हैं, सिमिलर एडवांटेजेस जो हैं वो सिमिलर भी हैं, लेकिन हर मटेरियल की अपनी एक खासियत है। अब कार्बन फाइबर बेसिकली जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है अमंग दीज टाइप्स ऑफ फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर्स, और उसकी जो परफॉर्मेंस है इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस वो काफ़ी बेहतर है बनस्बत आपके दूसरे फाइबर्स के, एरामिड और ग्लास फाइबर के। तो यहाँ पे हम कार्बन फाइबर को ही ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि दुनिया ऑलरेडी जो है इन मटेरियल्स को यूटिलाइज करके बता चुकी है। कार्बन फाइबर इज द बेस्ट मटेरियल अमंग फॉर द पर्पज ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग बिकॉज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी लाइट वेट मटेरियल आल्सो। सो इस मेंबर के अंदर अगर आप CFRP जैकेटिंग प्रोवाइड करते हो या कन्फाइनमेंट विद CFRP प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टू इंक्रीज द शियर कैपेसिटी, अगेन कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, और जो है वो इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ द मेंबर, आल्सो इम्प्रूव रीइंफोर्समेंट स्प्लिसिंग वीकनेस, कि रीइंफोर्समेंट की जो स्प्लिसिंग वीकनेसेस हैं उनको भी आप काउंटर बैलेंस कर सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे हम मेथड के अंदर फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर को रैप करते हैं अराउंड कॉलम, और यहाँ पे जो है वो फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर्स ही पैरेलली यूज़ हो रही होती हैं एज रीइंफोर्समेंट, क्योंकि ये फाइबर्स छोटे छोटे फाइबर्स हैं, फाइबर से बने हुए एक इटसेल्फ रीइंफोर्समेंट भी हैं, और इनके दरमियान जो बाइंडर्स हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हाई स्ट्रेंथ इपॉक्सीज यूज़ होती हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं। ऑफकोर्स दीज बोथ मटीरियल्स इपॉक्सी एंड फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर्स आर वेरी एक्सपेंसिव मटीरियल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल RC कॉलम था उसके सराउंडिंग में हमने किस तरह से फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर की जैकेट पहनाई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन विद फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर्स के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उनको हमने पहले फिक्स किया है एक जगह पे किसी भी सपोर्ट्स के ज़रिए से, उनको थोड़ा सा क्लोज क्रैक्स वगैरह मेंबर को क्लोज किया, उसके बाद आप फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर की रैपिंग वगैरह प्रोवाइड कर देते। इसके लिए डिफरेंट असेंबलीज हैं। आपको जो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है उसको लगाने के लिए आपको क्या डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती हैं, और
क्या मटेरियल्स होने चाहिए ताकि जो है वो इतने एक्सपेंसिव मटेरियल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि वो मटेरियल अपनी फुली जो पावर है या फुली जो स्ट्रेंथ है उसको वो यूटिलाइज कर सके। सो हेयर आर अगेन अनदर इमेजेस कि आप फाइबर इनफोर्स पॉलीमर्स को बीम्स के ऊपर या स्लैब्स के ऊपर किस तरह से लगाते हो। स्लैब्स के अंदर हम नीचे से जो है वो उसके सब सरफेस को कवर कर देते हैं। उसके बाद बीम्स हैं उसके 3 साइड्स ओपन होती हैं जो कि हमें एक्सपोज सरफेस नज़र आ रहा होता है। उसके तीनों साइड्स के अंदर यू शेप्ड की जैकेटिंग प्रोवाइड की जा सकती है। इवन अगर सिर्फ एक बॉटम सरफेस है तो वो सिंपली आपकी आई शेप आप उसको कंसीडर कर सकते हो या सिंपल एक जैकेटिंग जो एक लेयर है या कन्फाइनमेंट है। लेकिन अगर उसकी 3 साइडें वैकेंट हैं तो तीनों साइडों में आप यू शेप की भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपकी जो है वो 2 साइड्स वैकेंट हैं बॉटम एंड साइड वन साइड तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं एज एल शेप जो है वो हमारा रैपिंग प्रोवाइड हो रही है। तो बीम्स के अंदर स्लैब्स के अंदर भी हम प्रोवाइड करते हैं और ये आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे इमेजेस वगैरह। अब हमने यहाँ पे एक सिस्टम देख रहे हैं कि पहले हमने जब यही दो पिक्चर्स को कंपेयर किया था उसके अंदर हमने ये अज्यूम किया था कि लेट्स सपोज वी आर जस्ट मॉडिफाइंग अ वन एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल सिस्टम था उस स्ट्रक्चर के अंदर हम कोई भी एक या दो जो वल्नरेबल एलिमेंट थे उनको हमने मॉडिफाई किया था तो स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। अब यहाँ पे एक सिस्टम है पूरा जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने एक शेयर वॉल भी प्रोवाइड किया। जो फ्रेम्स थे दोनों डायरेक्शंस में उन दोनों डायरेक्शंस वाले फ्रेम्स को जो है हमने मॉडिफाई कर दिया बाय यूजिंग रैपिंग एंड जैकेटिंग मेथड्स आल्सो। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड्स के ऊपर शेयर वॉल भी दोनों साइड पे प्रोवाइड कर दी। तो उसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट आई बेस शेयर के अंदर टोटल इम्प्रूवमेंट वो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो ब्लू लाइन है और जो आपका ग्रीन है रिहेबिलिटेटेड स्ट्रक्चर है वहाँ पे देखेंगे ओवरऑल ऑलमोस्ट जो है वो डबल कैरिंग कैपेसिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई है। इसके बाद एक और मेथड आ जाता है जिसके अंदर हम शेयर वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। शेयर वॉल बेसिकली इज अ लाइक अ स्लैब। एक स्लैब जिस तरह से आप डिज़ाइन करते हो आरसीसी वॉल होती है या आरसीसी जो स्लैब है उसको आप वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दो किसी भी एक बिल्डिंग की साइड पे और सामने अपोजिट वाली साइड पे दूसरी तो वो कंसीडर होगी एज अ शेयर वॉल। तो शेयर वॉल बेसिकली जो है वो एक कॉमन मेथड है जिसके अंदर किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हो। वॉल्स आर कंटिन्यूअस ओवर द हाइट एंड फ्रॉम कॉलम टू कॉलम कि जो आपका कॉलम टू कॉलम स्पैन है उस स्पैन को फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू बॉटम ऑफ द फाउंडेशन आप एक कंटिन्यूअस हाइट में प्रोवाइड करते हो। अगर आपने बिल्डिंग की किसी एक साइड पे शेयर वॉल प्रोवाइड की है और उसके एग्जैक्टली अपोजिट एंड के ऊपर आपने नहीं प्रोवाइड की तो वो ज़्यादा यूजफुल नहीं रहती बिल्डिंग। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि दोनों एंड्स के ऊपर शेयर वॉल्स प्रोवाइड की जाएं। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लान जैसे वही वाली बात कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लान के एक एंड के ऊपर अगर आपने प्रोवाइड की है तो दूसरे अगेन एग्जैक्टली इन द सिमेट्रिकल वे आपने दूसरा जो है वो शेयर वॉल भी प्रोवाइड करना है। वॉल एंड रीजन्स आर फॉर्म के एंड रीजन्स जो है उनको प्रॉपर्ली आपने डेवलप करना है। ये मजीद हमारे पास शेयर की जो वॉल है या शेयर वॉल है उसके लिए क्या स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि एंकरेज बार्स होनी चाहिए, फ्रिक्शन शेयर होना चाहिए, एंकरेज डायमीटर जो है वो 16 mm का बार आपने एज ए मेन इन्फोर्समेंट यूज़ करना है, एंकरेज लेंथ जो है वो मोर देन 10 टाइम्स डाया बार, एंकरिंग स्पेसिंग लेस देन 40 सेंटीमीटर, कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट बिटवीन फ्लोरिंग्स यूज़ करनी है, वॉल एंड रीजन्स हैं, एक्सियल लोड कैपेसिटी के लिए आपको रिइंफोर्समेंट चाहिए, उसके बाद फाउंडेशन फोर्सेज वगैरह के लिए भी आपने कंसिडर करने हैं। उसके बाद इंकरेज प्रॉब्लम्स फॉर लो स्ट्रेंथ एग्जिस्टिंग कंक्रीट फाउंडेशन कनेक्शंस हैं। उसके बाद प्रॉपर एंकरेज टू द सराउंडिंग फ्रेम फॉर कंपोजिट स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये देखें आपने एक सिंपल सी स्टोरी जो है वो बिल्डिंग बनाई गई है। अगर उसको आप कंटिन्यू एक शेयर वॉल प्रोवाइड करते हो तो स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फोकस करते हुए हमने करना है ताकि जो रिइंफोर्समेंट्स हैं वो भी एज पर स्टैंडर्ड कंडीशंस हम प्रोवाइड करें और एज पर स्टैंडर्ड्स जो है मजीद उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस और क्राइटेरियाज को फॉलो किया जा सके। अब इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को हमने कॉलम्स जो थे उनको जैकेटिंग प्रोवाइड की और कुछ जो एम्बैकमेंट्स या गेप्स थे वहां पे आपने शेयर वॉल्स प्रोवाइड कर दी। तो आरसी शेयर वॉल एंड कॉलम जैकेटिंग आर कंबाइनली कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द स्ट्रेंथनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स आल्सो। उसके बाद आरसी वॉल्स एंड कॉलम जैकेटिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंकरेज बार्स आती हैं, केमिकल एंकरेजेस हैं, उनको आपने प्रॉपर तरीके से डील करना है ताकि जो इंकरेज सपोर्ट्स हैं
उनकी वजह से जो मेंबर या रिइंफोर्समेंट जो एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं हम, वहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक लेंथ अवेलेबल हो, जिसकी वजह से बॉन्ड ट्रांसफ़र या जो आपका मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड ट्रांसफ़र जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म हो सके। समटाइम्स जो है हम एलिमेंट्स जो होते हैं, कोई भी वॉल है उसको हम स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग CFRP और बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर्स। उनको डायगोनली भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट था या एक वॉल थी RCC, उसको हमने डायगोनली जो है वो स्ट्रेंथन किया हुआ है बाय यूजिंग कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर्स। डायगोनली हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, उनके लिए इनफिल वॉल विद प्लास्टर, उसके बाद फाइबर इनफोर्स पॉलीमर की स्ट्रिप्स हैं, उसके बाद जो है स्ट्रिप्स जहाँ पे एंड में कनेक्ट होते हैं वहाँ पे इंकरेजेस या कोई भी आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आप मजीद देख सकते हैं कि टेंशन बार्स हैं या फाइबर इनफोर्स पॉलीमर एज अ टेंशन इन्फोर्समेंट, एज अ कंप्रेशन इन्फोर्समेंट आल्सो। इनकी स्टैंडर्ड जो है वो वैल्यूज़ किस तरह से आप अचीव करते हो, टेंसाइल कैपेसिटी ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए, वो स्ट्रेन इनटू स्ट्रेसेस आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब लेट सपोज हम अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं कि एक अल्टरनेट मेथड है जिसके अंदर आप प्रोवाइड करते हो या एक जो एलिमेंट है या एक जो वॉल है उसको आप या एक स्ट्रक्चर को आप मॉडिफाई करते हो बाय यूजिंग फाइबर इनफोर्स पॉलीमर्स, एंड सेकंड में आप RCC शेयर वॉल्स प्रोवाइड करते हो जिसके अंदर कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल, स्टील जो है वो अराउंड वेब रिइंफोर्समेंट या थिकनेस ऑफ द वॉल जो है वो 200 मिलीमीटर की रखी है, और दूसरे के अंदर आप जो है वो कार्बन फाइबर इनफोर्स पॉलीमर यूज़ करते हो जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 3450 मेगापास्कल है, और जो उसकी विड्थ है वो आप 750 मिलीमीटर रखते हो, और स्टील का जो रेशोज़ हैं वो भी आपने 0.3% प्रोवाइड कर दिया। तो दोनों के दरमियान क्या एक डिफरेंस आता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के जो परफॉर्मेंसेज हैं, एक रेड कलर जो कि फाइबर इनफोर्स पॉलीमर रेट्रोफिट है, वो RCC वॉल जो है वो आपकी शेयर वॉल के तौर पे डिज़ाइन की गई है, बेसमेंट या बेस शेयर और बिल्डिंग वेट के हिसाब से रेशोज़ हैं, और दूसरी तरफ जो है वो रूफ डिस्प्लेसमेंट बनिस्बत बिल्डिंग हाइट। So in comparison, we found that we have some ductility, both members, and it requires almost can increase the capacity. कि जो आपके नॉर्मल फ्रेम्स थे, बेयर फ्रेम्स और फ्रेम विद इनफिल्स, उनसे कैपेसिटी जो है वो 50% ज़्यादा हो जाती है। सिमिलर बिहेवियर है, दोनों यूज़र फ्रेंडली भी हैं और रिक्वायर्स एडिक्वेट इनफिल वाल्स कि अगर आप इनफिल वाल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते, कम चांसेस होते हैं उसके प्रोवाइड करने के। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है उसके अंदर सिग्निफिकेंट एक चेंजेस आती हैं या सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस आती हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथनिंग यूजिंग डायगोनल ब्रेसेस के, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइबर इनफोर्स पॉलीमर जो है उसको डायगोनली भी यूज़ किया गया है टू इंक्रीज द रिजिडिटी, टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, शेयर कैपेसिटी आल्सो आर्किटेक्चरली प्रिफर्ड ओवर RC वॉल्स के जो RCC वॉल्स हैं उनके अंदर आर्किटेक्चरली इसको प्रीफर भी किया जाता है कि चलो डायगोनली अच्छा लगेगा, खूबसूरत एक लुक भी देता है, और ये कनेक्शन डेवलप करता है बिटवीन द कॉलम्स आल्सो, कि अगर आप डायगोनली फॉर्म में दे रहे हो तो एक प्रॉपर कनेक्शन डेवलप होता है। तो ये डायगोनली किस किन फॉर्म्स के अंदर हो सकता है, यहाँ पे आप नीचे डायगोनल्स डायग्राम्स वगैरह के अंदर भी देख सकते हैं कि ब्रेस्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से डेवलप होती हैं। उसके बाद प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स हैं। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स के अंदर हम जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक कनेक्शन डेवलप करते हैं, यानी RCC स्ट्रक्चर है और दो एलिमेंट्स जो हैं उनके दरमियान जो है वो एक फेल्यूर अपीयर हो गया था। वहाँ पे आप क्या कराते हो कि दोनों को कनेक्शन के तौर पे स्टील का एलिमेंट को यूज़ कर देते हो या एडिशनल कोई मेंबर ऐड कर देते हो। तो ये मेंबर बेसिकली प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी कि कंपोजिट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर आपकी RCC मेंबर्स भी हैं और स्टील मेंबर्स भी हैं। तो दोनों को जो है वो एज अ कंपोजिट किया जाता है, जिसको हम प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स कंसीडर करते हैं। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम था, उन कॉलम्स के सराउंडिंग में जो है वो हमने स्टील के जो है वो कनेक्टर्स भी डेवलप किए, और कनेक्टर्स डेवलप करने के बाद डायगोनली जो है वो हमने स्टील के गर्डर्स वगैरह कनेक्ट कर दिए, जिससे ओवरऑल स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। दूसरी पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कनेक्शंस और कॉलम्स के दरमियान जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे स्टील का एक पूरा फ्रेम नेटवर्क जो बना हुआ था वहाँ पे उसको रिप्लेस भी किया गया विद यूजिंग ऑफ ब्रेसिंग एलिमेंट्स आल्सो, कि स्टील के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप यूज़ करके ब्रेसिंग्स वगैरह इंक्रीज करके आप एक फ्लेक्सिबल कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देते हैं मेंबर की। सेम पिक्चर यहाँ पे आप क्लोज में देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो है वो कनेक्शंस डेवलप करते हैं, नट बोल्ट सिस्टम लगा हुआ है पूरा। सिमिलर ब्रेसिंग एलिमेंट्स आप किस तरह से यूज़ करते हो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल
एप्लीकेशंस हैं एक्सटर्नल रिहेबिलिटेशन, यानी कि कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनको आप हर इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए इनसाइड बिल्डिंग आप यूज़ करते हो। कुछ जो है वो ओवरऑल बिल्डिंग को आउटर सरफेसेस से जो है स्ट्रक्चर को आप रिहेबिलिटेट करते हैं। उसके अंदर कौन से मेथड्स आते हैं थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल रिहेबिलिटेशन में जैसे ये आपको फ्रेम पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको आपने जो है वो लेट सपोज 1+6 नॉर्मल फ्लोर्स यानी कि 7 स्टोरी बिल्डिंग आप कंसीडर कर रहे हैं, 1 बेसमेंट 6 नॉर्मल फ्लोर्स, और उसके बाद जो है वो फैक्ट्री बिल्डिंग है टू बी ऑपरेशनल ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन, के अंदर आप ऑपरेशनल रखना चाहते हो, जो काम है वो चल रहा है और बाहर से आप उसकी फैब्रिकेशन करवा रहे हो या उसको रिहेबिलिटेट करवा रहे हो, यानी इंटरनल जो फंक्शंस हैं वो फंक्शन उसके कंटिन्यू रहते हैं। सो आरसी वॉल्स आर एडेड है आउटर सरफेस के ऊपर, आप आरसीसी वॉल्स भी ऐड कर सकते हो, रैपिंग भी कर सकते हो फाइबर इन्फोर्स पॉलीमर्स वगैरह के जरिए से। आउटर सरफेस से आरसी वॉल्स भी ऐड की जा सकती हैं बोथ डायरेक्शंस के अंदर, और कॉलम्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं स्ट्रेंथनिंग पर। ये देखो अब यहाँ पे कि ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो वहाँ पे ऊपर पिछली स्लाइड के अंदर आप देख रहे थे कि नॉर्मल बिल्डिंग थी, यहाँ पे जो आपके ग्रीन पैनल्स नज़र आ रहे हैं ये सारे आपके आरसीसी शेयर वॉल्स वगैरह ऐड किए गए हैं आउटर सरफेसेस के ऊपर, ताकि जो बिल्डिंग की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, कॉलम्स हैं, आरसी वॉल्स हैं, एडिशनल मेंबर्स प्रोवाइड होते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको एक्सटर्नली रिहेबिलिटेटेड नज़र आ रहे हैं जिनको बाहर से मॉडिफाई किया गया है, लेकिन स्ट्रक्चर जो अंदर है बिल्डिंग वो पूरी की पूरी फंक्शनल है। सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, हम देख सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री स्ट्रक्चर जो है उसको रिहेबिलिटेट किया गया है। ये हमारे पास एक परफॉर्मेंस आ रही है कि लेट सपोज जो हम कंपेयर करते हैं कि एक रूफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डैमेज रेशियो, कि अगर डैमेजेस जो हैं हेयर क्रैक्स आ जाती हैं, यहाँ पे आप पहली लेफ्ट साइड के ऊपर इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आउटर सरफेस के ऊपर क्रैक्स भी नज़र आ रही हैं, हेयरलाइन क्रैक्स हैं, नॉन स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं, तो उसको हम लाइट कंसीडर करेंगे और उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो उस हिसाब से होगी। अगर क्रैक्स जो हैं वो आपके विजिबल क्रैक्स हैं और स्ट्रक्चरल जो हैं वो भी क्रैक्स अपीयर होते हैं, कंक्रीट स्पेल ऑफ हो चुका है, रिइंफोर्समेंट आपको नज़र आ रही है, तो उसको हम मॉडरेट के अंदर कंसीडर करेंगे और ट्रीटमेंट जो है वो आपकी एक्सटर्नल मेथड्स या रिपेयरिंग मेथड्स जो हैं वो उसी हिसाब से अप्लाई होंगे। उसके बाद जो है वो अगर हैवी कोलैप्स है, लार्ज क्रैक्स हैं, स्पेल्ड कंक्रीट है, बकलिंग है, रिइंफोर्समेंट की पार्शियल और कंप्लीट फेल्यूर है स्ट्रक्चर, तो उस केस के अंदर आप एक हैवी कोलैप्स कंसीडर करके आप एक्सटर्नल रिहेबिलिटेशन मेथड्स उसी हिसाब से चूज करते हैं। That's all for today. Thank you very much.